एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वीडियो मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इजराइल, गाजा और हमास जो लड़ाई चल रही है उससे रिलेटेड ही निकलकर सामने आ रही है। एक बहुत अलग तरह की घटना हुई जो कि सीरिया में हुई, दमस्कस में हुई। दमस्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके अलावा अलेप्पो एयरपोर्ट पर भी बमबारी की गई और किसके द्वारा करी गई? इजराइल के द्वारा करी गई। ये चीज सीरियन अखबार में भी निकल कर आया और इजराइल के द्वारा भी कंफर्म किया गया। ये बमबारी की क्यों गई थी? असल में एक ईरानियन एयरक्राफ्ट यहाँ पर उतर रहा था, इस एयरपोर्ट पर उतर रहा था, उससे पहले ही इस एयरपोर्ट पर बमबारी कर दी गई। इससे फायदा ये हुआ कि इजराइल का जो कहना है कि ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे थे इसके माध्यम से सीरिया के अंदर हथियार डाले जा रहे थे और ये हथियार इराक में इस्तेमाल किए जा सकते थे। इसके अलावा ये लेबनान से होते हुए इजराइल में भी इस्तेमाल किए जाने थे, इसलिए इस प्रकार के अटैक किए गए। इस अटैक के बाद ये जो ईरान का एयरक्राफ्ट आया था जो कि उतरना चाहता था पर ये नहीं उतरा और ये वापस तेहरान की तरफ, ईरान की तरफ जाने लगा। यानी कि ये जो इजराइल के द्वारा कही गई जो हथियारों की खेप है वो नीचे नहीं उतर पाई। इस तरह से डील करना चाहिए। उनके पास इंटेलिजेंस थी कि इस तरह के हथियार चल दिए हैं और उस पर उन्होंने कार्रवाई करी। ये नहीं कि मुंह ताकते रहें कि भाई बोलें कि भैया तुम वहाँ पर हथियार क्यों पहुँचा रहे हो। डायरेक्ट कार्रवाई करके उनके एयरक्राफ्ट निकलकर बाहर आ गए। इसके अलावा यहूदी लोगों में या इजराइल के नागरिकों में अपने इजराइल देश को बचाने के लिए कितनी ज़्यादा उत्साह और कितना ज़्यादा जोश रहता है वो हमें इस चीज़ से ही समझ लेना चाहिए कि अभी तक मतलब जो हमास का अटैक था उससे पहले 1,70,000 उनके एक्टिव सोल्जर्स थे। अब ये 3 गुने हो चुके हैं केवल 4-5 दिनों के अंदर ही। 300% की इसमें इजाफा हो गया है और 5 लाख 5.5 लाख के लगभग ये हो चुके हैं। असल में इजराइल के अंदर कुछ रिजर्व सोल्जर्स रखे जाते हैं, मतलब वो अपना नॉर्मल काम करते रहते हैं और जब उनकी आवश्यकता पड़ेगी, इनको रिजर्विस्ट कहा जाता है, तो उनको वापस कॉल कर लिया जाता है या वो स्वतः ही पहुंच जाते हैं। इस तरह से उनके पास 3 गुने सोल्जर हो चुके हैं जो उससे पहले थे। इन 3 गुने सोल्जर्स के माध्यम से इजराइल पूरे के पूरे हमास पर कब्जा कर सकता है, अटैक करके, ग्राउंड अटैक करके उन पर कब्जा कर सकता है। साथ ही इजरायली नागरिक जो कि विदेशों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, वो भी हवाई जहाज के माध्यम से उड़कर अपने देश पहुंच रहे हैं और अपनी फौज को ज्वाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो राष्ट्रीयता की भावना है इजराइल के अलावा किसी और देश में देखने को नहीं मिलती है, इवन भारत में भी देखने को नहीं मिलती है। हम भले ही यहाँ पर जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो कहेंगे हाँ हम ज्वाइन कर लेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे, पर बाहर देश से कोई उड़ के भारत के अंदर आएगा ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये एक्चुअलिटी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि इजिप्ट के द्वारा कुछ डिसाइड किया गया था कि 2-4 हज़ार लोगों को, रिफ्यूजियों को वो रोज लेंगे, तो उनके लिए अपना बॉर्डर अभी तक नहीं खोला गया है इजिप्ट के द्वारा। हो सकता है किन्हीं कारणों की वजह से नहीं खोला जा रहा हो, शायद कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो, पर अभी तक रिफ्यूजीज इजिप्ट के अंदर नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये एक तरह से गरीबी में आटा गीला वाली बात है। गाजा के अंदर न पानी है, न खाना है, न बिजली है, इवन वहां पर अटैक भी किया जा रहा है इजराइल के द्वारा। और जो रिफ्यूजी लोग हैं या जो अपना क्षेत्र छोड़कर जा रहे हैं उनको कोई देश लेने वाला तक नहीं है। इतना सबको पता था, ये हमास को भी पता था, ये फिलिस्तीन के लोगों को भी पता था, गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को भी पता था कि इस तरह की चीजें होंगी, फिर भी उन्होंने अटैक किया। ये उनकी ज़ॉम्बी मानसिकता को ही दर्शाता है। अब हम लोग एक ऐसी घटना की बात कर लेते हैं जो कि सऊदी अरेबिया में हुई और इस घटना के बाद आपको ये पता चलेगा कि सऊदी अरेबिया के कानून और भारत के कानून में कितना अंतर है। या जो भारत के अंदर रह रहे हैं, कोई भी लोग रह रहे हों, किसी भी धर्म के लोग रह रहे हों, वो ये समझेंगे कि दूसरे देशों में किस प्रकार से उनसे डील किया जाता है या किस प्रकार से वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाई जाती है। ये शिक्षा आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्राप्त होगी और कमेंट बॉक्स में इस खबर पर आप जरूर कमेंट करिएगा। असल में एक नेता हैं जो कि छुटभैया नेता हैं कांग्रेस के, जिनका नाम रजा कादरी है और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जनवरी 2023 में यह सऊदी अरेबिया गए, वहाँ पे हज की यात्रा के लिए गए, सब कुछ ठीक बात है, पर वहाँ पे उन्होंने एक प्लेकेट दिखा दिया जो कि भारत जोड़ो यात्रा का प्लेकेट था, जो प्लेकेट राहुल गांधी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था अपनी पूरी भारत की यात्रा में और उसका बहुत ही बड़ा मीडिया कवरेज भी हुआ था, सोशल मीडिया में बहुत कवरेज हुआ था, बहुत सी तस्वीरें निकल कर आई थी, आपको पता भी होगा। इस प्लेकेट के दिखाने के बाद सोशल मीडिया पे इन्होंने इसको अपलोड कर दिया। विद इन 2 डेज में ये वायरल हो गया, या आप कह सकते हैं कि जो सऊदी अरेबिया की पुलिस थी, अथॉरिटीज थी, उन तक ये फोटो पहुंच गई। अब इनको होटल से ही उठा लिया गया। ये सारी चीजें ये खुद बता रहे हैं जब ये भारत आ गए हैं
तब बता रहे हैं। इनको वहां से उठा लिया गया, मुंह पर काले कपड़े रख दिए गए, इनके हाथ में हथकड़ी लगा दी गई और पहुंचा दिया गया इनको पुलिस स्टेशन। वहां पे इनको बताया गया कि भाई तुम्हारा ये गुनाह है कि तुम जहां पर मक्का में इस तरह के प्लेकार्ड नहीं दिखाना होता है, गैर कानूनी होता है, किसी भी तरह की तस्वीर आप नहीं ले जा सकते हैं या दिखा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इस तरह की चीज तुमने की है। तो इनको लगभग 8 महीने सऊदी अरेबिया में ही रहना पड़ा। 2 महीने कहा जा रहा है कि इनके पूरे ट्रायल में लगा और 6 महीने की इनको सजा मिली थी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ 90-100 कोड़े भी इनको लगे हैं। इनका ये कहना था कि इनको केवल 2 टाइम खाना दिया जाता था, वो भी ब्रेड के 2 टुकड़े दिए जाते थे और अंधेरे कमरे में रखा जाता था। शुरू के 2 महीनों तक तो इनको सोने भी नहीं दिया गया। साथ ही साथ ऐसे नशे के इंजेक्शन लगाए जाते थे, जिसके बाद इनका लाई डिटेक्टर पर टेस्ट होता था और मतलब वो चाहते होंगे कि ये किस तरह का आदमी है, कौन आदमी है, उससे पूरा डिटेल निकलवाना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से डील किया गया एक मुस्लिम के साथ, मुस्लिम देश में, जो कि उनका ड्रीम देश है, और केवल एक छोटी सी गलती कि उन्होंने प्लेकार्ड दिखा दिया था। अब जब ये भारत आए हैं तो अपने उस दौर को याद करके काफ़ी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो आपका इस चीज़ पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता हूँ, पूर्ण विराम देता हूँ, आप बताइएगा कमेंट में। अब बात कर लेते हैं चीन और भारत के बीच में जो सीमा विवाद है, जो LAC पे टकराव है, उससे रिलेटेड खबर की 20वीं मिलिट्री लेवल टॉक हुई, जो कि 9-10 तारीख को 9-10 अक्टूबर को हुई। 2 दिन के बीच में ये पूरी हुई और इसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो सर्दियां आ रही हैं उसमें ट्रूप्स को कम किया जाए, एक दूसरे पे विश्वास रखा जाए, साथ ही साथ समर में भी इस चीज़ को दोहराने का प्रयास किया जाए अगर कोशिश की जाती है, अगर ऐसा हो सकता है तो। ये भी कहा जा रहा है कि अभी 21वीं मीटिंग भी होगी विंटर आने से पहले, सर्दियां आने से पहले, ताकि डिप्लॉयमेंट किस प्रकार से कम करना है, ये सारी चीज़ों पर बात बने। एक बात आप सोचिए कि 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं वो जो पहली घटना हुई थी सिक्किम के अंदर, वहाँ से, और 3 साल तक बहुत उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखा पर युद्ध नहीं देखा। वो किसी भी कारण से हो सकता है चीन ना चाह रहा हो सकता है भारत ना चाह रहा हो सकता है दोनों ही देश ना चाह रहे हो। और बातचीत की लगभग 20 मीटिंग हो गई है। दोनों ही देशों की तरफ से इतना ज़्यादा पेशेंस दिखाया जा रहा है कि भाई हम युद्ध नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें हैं। युद्ध ना करना, हो सकता है चीन को ऐसा डर भी हो कि युद्ध के दौरान ऐसा हो सकता है कि चीनी जो सीमा है वो पीछे की तरफ धकेली जा सकती है, जो अभी की सीमा है उससे। इस कारण से वो लड़ाई भी ना करना चाह रहा हो। साथ ही साथ चीन का ये एक मेंटेलिटी भी है कि लगातार सामने वाले को परेशान करते रहो, इंगेज करते रहो, जब तक वो बोर ना हो जाए, जब तक वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। तो इस तरह की मानसिकता भी हमें देखने को मिल रही। बहरहाल कुछ भी है, ये अगर एस्केलेशन धीरे धीरे कम हो जाए तो वो भारत के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारा जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। साथ ही साथ हमारे लोगों की जो जान है वो भी खतरे में रहती है, क्योंकि इतने ऊंचाई के इलाके में कुछ भी हो सकता है और कई बार हम लोगों ने एक्सीडेंट की खबर भी सुनी हुई है। तो दोनों ही देशों के लिए ये एक अच्छी बात ही होगी, पर भारत को अपना ग्राउंड किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा विजिलेंस बनाए रखना चाहिए कि चीन आगे क्या कर सकता है या क्या उसके दिमाग में चल रहा है। वहीं अगर इजराइल में हथियारों की बात करी जाए तो इससे पहले हमास का ये कहना था कि इजराइल के द्वारा अपने 80% एम्यूनेशन पहुंचा दिए गए हैं यूक्रेन, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का हमला किया। और अभी इजराइल ने जर्मनी से कहा है कि जो उनके द्वारा मतलब जर्मनी के द्वारा खरीदा गया हेरॉन टीपी था, उसमें से 5 हेरॉन टीपी खरीदे गए थे जर्मनी के द्वारा इजराइल से। उसमें से जो 2 हेरॉन टीपी थे वो जर्मन्स इजराइल के अंदर ही चलाना सीख रहे थे। अब इजराइल ने ये कहा है जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं उनको वापस भेज दिया गया है, क्योंकि युद्ध हो रहा है या हमास का जो अटैक हुआ है उसके मद्देनजर। और उन्होंने जर्मनी से ये अनुमति मांगी है कि ये जो 2 तुम्हारे हेरॉन टीपी हमारे वहाँ हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग युद्ध में कर सकते हैं। जर्मनी ने इसको मंजूर कर दिया है और अब इजराइल इसके द्वारा इसका इस्तेमाल कर सकेगा, हेरॉन टीपी का इस्तेमाल करें। इससे पता लगता है कि हाँ, इजराइल में कुछ तो कमी लग रही है, क्योंकि अगर उनके वहाँ ड्रोन की कमी नहीं होती तो क्या 2 ड्रोन के लिए वो इस तरह से जर्मनी से अनुमति मांगते। खैर वो बात अलग है। पर वहीं मीडिया में ये भी खबर आने लगी है कि भारत इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है या भारत को इजराइल की हेल्प करनी चाहिए, साथ ही साथ इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। अब कहेंगे कि युद्ध से पैसे कमाना भारत के लिए सही नहीं है या भारत की कोई भी इस तरह की नीति नहीं, पर हमने अभी कुछ 2-3 सालों में ये देखा है कि भारत हथियारों से पैसे कमाने पे जुट चुका है और एक सही चीज़ भी है ये।
क्योंकि देश को आगे किसी तरह तो ले जाया सकता है। इजराइल खुद भी हथियार बेचता ही है भारत को, तो भारत के पास भी ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि इजराइल के साथ मिली हुई हैं और भारत के अंदर उसका प्रोडक्शन करती है उसके हथियारों का। तो भारत ये चीज एक्सपोर्ट इजराइल को भी कर सकता है क्योंकि उन्हीं के स्टैंडर्ड के हथियार हमारे यहाँ बन रहे हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भारत के पास है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक बड़ा समझ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जो हो कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।